आज की छोटे से वीडियो में बात करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के दिमाग में जो है कभी ना कभी ज़रूर आया है। मैंने भी जितनी बार पावर फैक्टर से रिलेटेड वीडियोस बनाई है, कमेंट सेक्शन में जो है मुझे इससे रिलेटेड जो है सवाल देखने मिला है कि क्या हम अपने घर की पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, बिजली बचत होगी कि नहीं होगी। तो अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल है तो इस वीडियो को देखते रहिए, आपको कुछ नहीं आता तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो अगर आप इस सवाल के जवाब को इंटरनेट में खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको डिफरेंट लोगों ने जो है डिफरेंट बातें बताई है। गूगल में भी अगर आप सर्च करेंगे तो ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट आर्टिकल देखने मिल जाएंगे जहाँ पे डिफरेंट बातें जो है देखने आपको मिलेंगी। और ऐसे बहुत सारे टॉप रिजल्ट में आपको कंपनी का ही मिल रहा होता है, जहाँ पे जो पावर सेविंग कंपनी है जो ऐसे डिवाइस बना रही होती है, जो क्लेम करती है अगर आप हमारे डिवाइस को यूज़ करेंगे तो आपकी जो पावर फैक्टर है वो इंप्रूव हो जाएगी, आप बिजली में बचत करेंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो हम समझने की कोशिश करेंगे और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। और आपको क्या लगता है इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये पावर फैक्टर एग्जैक्टली होता क्या है, मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। कई बार जो है मैंने आपको बताई है कि भाई ये पावर फैक्टर जो है पावर की रेशियो होती है। तो इस रेशियो से हमें ये पता चल रहा होता है कि किसी भी लोड को चलने के लिए कितना एक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है और कितना रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है। अगर किसी भी लोड को चलने के लिए ज़्यादा रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट होता है तो हम ये समझते हैं कि भाई वो जो पर्टिकुलर लोड है हमारा वो इंडक्टिव लोड है, और अगर ज़्यादा रिएक्टिव पावर का डिमांड कर रहा है तो जो हमारा ओवरऑल पावर फैक्टर होगा वो कम होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे पास दो प्रकार के लोड जो है आपको घरों में देखने मिल जाएगा। एक रेजिस्टिव लोड होता है, दूसरा इंडक्टिव लोड होता है। अभी जो इंडक्टिव लोड है, हम प्योरली इंडक्टिव लोड हम यूज में नहीं ले रहे होते हैं हमारे घरों में। अगर सिर्फ प्योरली इंडक्टिव लोड की बात कर रहे होते हैं तो उसे जो है सिर्फ रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है। पर ये जो सीलिंग फैन है, आपकी रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग है, ड्रायर है, और जितने भी जो है ऐसे चीज़ जिसके अंदर कॉइल आपको देखने मिलेगा, मोटर देखने मिलेगा, तो ये सारे जो है इंडक्टिव लोड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल इंडक्टिव लोड है। इसको चलने के लिए एक्टिव पावर भी चाहिए और साथ ही साथ रिएक्टिव पावर भी चाहिए। और जैसे जैसे लोड का रिएक्टिव पावर का डिमांड जो है बढ़ रहा होता है वैसे वैसे जो पावर फैक्टर है वो आपका रिड्यूस हो रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपका पावर फैक्टर 1 है तो वो बेस्ट है, आइडियल है। और जैसे जैसे वो कम हो रहा है, यानी कि 0.9 हो रहा है, 0.8 हो रहा है, 0.7 हो रहा है, तो वो पावर फैक्टर आपका खराब होते जा रहा है। तो जैसे जैसे वैल्यू कम हो रहा है, इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो सोर्स है हमारा डिमांड है रिएक्टिव पावर का वो ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए पावर फैक्टर कम है, इससे आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा होता है। सबसे पहले तो ये आपने समझा कि रिएक्टिव पावर का डिमांड आपको समझ में आ रहा है कि रिएक्टिव पावर का डिमांड जो है सोर्स है वो ज़्यादा है। दूसरा चीज़ कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ में आ रहा होता है कि भाई आपका सिस्टम कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। ये कई बार हमने कहा है और ये कहना गलत बात नहीं है। अगर पावर फैक्टर आपका कम होता है तो हमने देखा था कि हमारे वायर से जो है ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है, क्योंकि एक्टिव पावर के लिए तो करंट फ्लो ही हो रहा होता है, रिएक्टिव पावर के लिए भी करंट फ्लो हो रहा होता है, यानी कि ओवरऑल आपके वायर में जो है ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होता है। तो जो I²R है, जो लाइन लॉसेस है, वो आपका जो है बढ़ जाता है। तो आपका सिस्टम जो है थोड़ा अनएफिशिएंट हो जाता है। और अगर आपका पावर फैक्टर अच्छा है तो ये जो लाइन लॉसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये मैंने आपको कई बार बताई है और ये आपने समझा भी है। और अगर आपसे इंटरव्यू पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं, इस पर कोई गलत वाली बात नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा होता है कि भाई हमारे लोड को चलने के लिए टोटल पावर का रिक्वायरमेंट कितना है। जो एपरेंट पावर की हम बात कर रहे होते हैं ना, उसका रिक्वायरमेंट कितना है मेरे पावर फैक्टर के वैल्यू से, ये भी समझ में आ रहा होता है कि अगर हमें पता चल रहा है कि भाई रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो टोटल पावर भी आपका ज़्यादा हो जाएगा ना। क्योंकि टोटल पावर क्या होता है, एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर जितना मोटर को चाहिए चलने के लिए उतना तो चाहिए वो, और रिएक्टिव पावर अगर सोर्स से ज़्यादा ले रहा है तो आपका जितना ज़्यादा सोर्स से लेगा उतना ज़्यादा आपका टोटल पावर बढ़ रहा होगा। तो इन सारों बातों से हमें दो तीन चीज़ समझ में आ रहा होता है कि अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा होता है तो हमारा जो लाइन लॉस है, I²R लॉस है, वो कम होगा, हमारा सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होगा। दूसरी बात है, अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा होता है तो जो सोर्स है हमारा रिएक्टिव पावर का डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगा। तीसरी कि हमारा जो एपरेंट पावर का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। अब देखिए किसी भी लोड को चलने के लिए जितना एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का डिमांड होता है ना, तो वो आपको देना ही होता है, क्योंकि रिएक्टिव पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कई बार आपको बताया रिएक्टिव पावर ही है जिसकी मदद से वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप मोटर को रिएक्टिव पावर नहीं देते हैं तो फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स ही क्रिएट नहीं कर पाएगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं क्रिएट कर पाएगा तो भैया वो मोटर घूमेगा नहीं, समझ रहे हैं। तो रिएक्टिव पावर तो आपको देना ही होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप रिएक्टिव पावर को कम कर नहीं सकते, यानी कि आप पावर फैक्टर को भी इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप कैपेसिटर को यूज़ कर रहे होते हैं। तो कैसे कर रहे होते हैं कि ये कैपेसिटर क्या कर रहा होता है कि जो भी आपका लोड का रिएक्टिव पावर का डिमांड होता है कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा होता है, बोलता है कि भाई आप मेरे से ले लो, आप सोर्स से मत लो। अब वो सोर्स से रिएक्टिव पावर नहीं लेगा तो आपका सोर्स से जो है रिएक्टिव पावर का डिमांड कम हो गया। तो सोर्स से अगर रिएक्टिव पावर का डिमांड कम होता है तो आपको पावर फैक्टर जो है इंप्रूव हो जाता है और आपको जो टोटल पावर है वो भी जो है कम हो जाता है। और इसी वजह से आपने देखा था कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो है हम APFC पैनल को यूज़ में ले रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे कैपेसिटर अंदर में देखने मिले थे और वहाँ पे रिले भी था जो ऑटोमेटिकली सेंस कर ले रहा था कि भाई लोड को कितना रिएक्टिव पावर का डिमांड है
हम कैपेसिटर का स्विचिंग कर करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में उस रिएक्टिव पावर को जो है फुलफिल करें, ताकि हमारे लोड को जो है सोर्स से रिएक्टिव पावर का डिमांड करने ना पड़े, तो हमारा पावर फैक्टर जो है बढ़िया हो। तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि क्या हमारे घर में भी APFC पैनल जैसा कुछ हमें लगाना चाहिए, या कोई पावर सेविंग जो डिफरेंट कंपनी बना रही है उसको हमें यूज़ में लेना चाहिए, या खुद से ही जो है डिफरेंट वैल्यू का कैपेसिटर जो है हम खुद से लगा ले, तो क्या हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, हमारे बिजली में बचत होगी? तो अगर एक वर्ड में आपको इसका आंसर बताने की कोशिश करूँ तो इसका जवाब है नहीं। ज़रूरत ही नहीं है आपको इस तरीके कोई डिवाइस लगाने की। तो आपके दिमाग में भी काफ़ी सारे सवाल उठ रहे होंगे, मुझे पता है। वन बाय वन करके जो है सारे सवाल का जवाब जो है मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके घर में जो सप्लाई आ रहा होता है उसका अगर पावर फैक्टर आप देखेंगे तो ऑलरेडी वो काफ़ी बढ़िया होता है। अगर आपके घर में जो है डिजिटल एनर्जी मीटर है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका पावर फैक्टर आप देखिएगा काफ़ी बढ़िया होता है। और जितने भी इंडक्टिव लोड आप अपने घरों में यूज़ में ले रहे हैं, जितने भी हाईली इंडक्टिव लोड होता है उसमें ऑलरेडी कैपेसिटर लगा हुआ है, तो उस मोटर का जो भी रिएक्टिव पावर का डिमांड है वो जो कैपेसिटर वो फुलफिल कर रहा होता है। तो अचानक से बहुत ज़्यादा जो है आपको पावर फैक्टर में ड्रॉप देखने नहीं मिलता है। फिर भी अगर आप देखेंगे, अगर कैपेसिटर आप लगा रहे होते हैं किसी लोड के अक्रॉस में या इनकमिंग लाइन में, तो आपको दिख रहा होगा कि जो वायर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो कम हो गया। तो मान लीजिए पहले आपने क्लाइमीटर से चेक किया तो आपको 4 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा था, तो जैसे ही आपने कैपेसिटर वगैरह लगाया तो देखा कि 4 से जो है 3.5 हो गया या 3 एम्पेयर का हो गया, तो यानी कि आपका करंट कम हो गया। तो करंट आपका कम होगा तो आपको जो I2R लॉस है यानी कि लाइन लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। राइट, आप सही सोच रहे हैं। पर यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आपका सिस्टम जो एफिशिएंट हुआ है, नो डाउट आपका सिस्टम एफिशिएंट हुआ है, पर वो कितना ज़्यादा एफिशिएंट हुआ है, वो कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट, आपके बिल में कितना उसका इफेक्ट आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे जो 1 एम्पेयर आपको कम देखने मिल रहा है कि 1 एम्पेयर कम फ्लो हो रहा है या 0.5 एम्पेयर कम फ्लो होने वाला है, इसकी वजह से जो I2R लॉस हो रहा था वो वाला कम हो रहा है। तो वो जो वैल्यू है प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो वो उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है जो आपके पर मंथ के बिल में जो है आपको देखने मिले, उसका रिजल्ट जो है आपको देखने मिले। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था जहाँ पे इस लाइन लॉसेस को लेकर के काफ़ी सारी बातें जो है हमने की थी। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वाली वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ठीक है, मतलब हमने देखा कि करंट का वैल्यू कम हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा रिएक्टिव पावर का जो डिमांड है सप्लाई से वो भी रिड्यूस हो रहा है, तो टोटल पावर का जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो रहा है, तो हमारा थोड़ा तो एनर्जी का सेविंग हो रहा होगा ना। ऐसा तो एकदम नहीं है। तो बात तो बिल्कुल आपकी सही है, पर ऐसा है कि अगर आप एनर्जी मीटर को देखेंगे, आपके घर में जो वो इलेक्ट्रिसिटी को आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे वो रीडिंग ले रहा होता है, तो वहाँ पे kWh आपको देखने मिलेगा, यानी कि वो जो kWh होता है ना वो एक्टिव पावर का यूनिट होता है। और अगर इलेक्ट्रिक बिल भी आता है तो इलेक्ट्रिक बिल में भी आप ध्यान से देखिएगा तो वहाँ भी जो है आपको लिखा हुआ रहता है कि 1000 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट, मतलब एक यूनिट जो हो रहा है वो 1000 kWh से मिलकर के बन रहा है। और ये kWh जो है वो आपका एक्टिव पावर का यूनिट होता है। रिएक्टिव पावर और टोटल पावर का यहाँ पे बात ही ये लोग नहीं कर रहे हैं। और एक्टिव पावर का फॉर्मूला भी देखेंगे तो P इज इक्वल टू VI cos phi होता है, तो यहाँ पे cos phi आपका पावर फैक्टर है, तो इस पावर फैक्टर का इंप्रूव भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो आपका जो करंट है आपने देखा वो कम हो जाता है, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो घुमा फिरा के उतना ही आने वाला है, यानी कि जो आपका पावर है एक्टिव पावर है वो कांस्टेंट होने वाला है। चाहे आप पावर फैक्टर को इंप्रूव करें डिक्रीज करें, तो पावर फैक्टर को ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो आपका करंट जो है ऊपर नीचे जाएगा, और करंट ऊपर नीचे जाएगा तो आपने देखा लाइन लॉस का उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो है आपको कोई असर देखने नहीं मिल रहा था, और आपका एक्टिव पावर का जो रिक्वायरमेंट है उसका जो कंजम्पशन वो उतना ही हो रहा है, यानी कि आपका बिलिंग भी जो है उतना ही आपको देखने मिलेगा, चाहे आप पावर फैक्टर इंप्रूव भी कर ले डिक्रीज भी कर ले, जो कर ले आपका उतना ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम जितना चाहे उतना इंडक्टिव लोड अपने घरों में यूज़ में ले सकते हैं, और रिएक्टिव पावर का वो लोग पैसा भी नहीं लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना लोड चाहे अपना मन मर्जी उतना यूज़ में नहीं ले सकते हैं, और साथ ही साथ वो रिएक्टिव पावर का भी आपसे पैसा ले रहे होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक बिल को कभी ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको ऐसा बहुत सारा चीज़ देखने मिल जाएगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट डिमांड होता है, एक सैंड लोड होता है, जिनका वो एक कांस्टेंट अमाउंट आपसे हर महीने ले रहे होते हैं, और फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप कितना लोड यूज़ में ले रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन आपने थ्रू आउट दी मंथ आपने किया है, फिर भी जो है आपका इलेक्ट्रिक बिल आएगा और उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो है आपको देना होगा। तो ये सारे जो डिफरेंट कांस्टेंट अमाउंट वो ले रहे होते हैं, इन्हीं में जो है वो इंक्लूडेड होता है, और साथ ही साथ वो एक लिमिट भी फिक्स कर देते हैं कि भाई इस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो इससे नीचे आपका पावर फैक्टर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जितना बार आपका पावर फैक्टर जाएगा उतना बार जो है आपको पेनल्टी देना होगा, और ये जो पेनल्टी है आपके नेक्स्ट मंथ के जो बिल में जो है ऐड होकर के आता है, तो इनडायरेक्टली जो है इंसेंटिव और इस पेनल्टी की मदद से जो है वो आपसे रिएक्टिव पावर का पैसा ले रहे होते हैं। तो ये जो सिस्टम है, जो अभी जो सिस्टम हम यूज़ में ले रहे हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, जहाँ पे kWh में जो है बिलिंग की जा रही होती है, बट ये सिस्टम जो है आपके इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल में यूज़ में नहीं लिया जाता है, वहाँ पे टोटल पावर का ही जो है बिलिंग हो रहा होता है, kVAh का बिलिंग हो रहा होता है, वहाँ पे आपका टोटल पावर का बिलिंग हो रहा होता है, और ये भी स्टेट टू स्टेट पे डिपेंड कर रहा होता है। ज़्यादातर स्टेट में तो आपको वैसा देखने मिलेगा, पर गुजरात में अभी भी जो है वही पुराना सिस्टम को यूज़ में ली जा रही होती है, और आने वाले टाइम में आपको घर में भी जो है आपका टोटल पावर का बिलिंग हो रहा होगा, तो उस वक्त आप पावर फैक्टर को इंप्रूव करके थोड़ा बहुत बिजली में जो है बचत कर सकते हैं।
हैं और बिल में भी जो है आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। पर अभी का क्या कहानी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पावर फैक्टर मान लीजिए आप थोड़ा बहुत कर भी ले, पर बिजली के बिल में जो है आपको कोई भी फर्क देखने नहीं मिलेगा। अगर आपको रिएक्टिव पावर के बारे में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आता कि ये कैपेसिटर किस तरीके से जो है हमारे पावर फैक्टर को इंप्रूव कर रहा होता है, तो ऊपर वाला वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आपको ये जानना है कि भाई घरों में जो है वायर हम यूज में ले रहे होते हैं, वहां पे लाइन लॉस जो है उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके पीछे का प्रॉपर रीजन जानना चाहते हैं तो नीचे वाला वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करके जरूर बताएं। कोई सवाल रहेगा तो हमें कमेंट से मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।